हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम कक्षा पंचम पाठ 4 नन्हा फनकार भाग 2 में कहानी का आधा भाग और कठिन शब्द जानेंगे। पिछले कहानी में आपने पढ़ा ही कि किस तरह केशव की अकबर से मुलाकात कैसे स्थिति में हुई और महाराज ने केशव से नक्काशी सिखाने को कहा। अब आगे की कहानी जानते हैं। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लग गया। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथेली से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। केशव अभी भी असमंजस में था कि वह सिखाए या ना सिखाए, क्या करे। और अकबर उनके पास बैठ गया और उसने छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाया, जैसे कि उसके पिता ने सिखाया था कि कैसे छेनी हथौड़ा पकड़ना है और कैसे पत्थर पर कोयले के टुकड़े से लकीरें खींचकर और उसी लकीरों पर छेनी हथौड़ा चलाकर नमूना बनाना है। तो उसने नमूना ऐसे ही महाराज को बनाया और कहा, इस पे छेनी हथौड़े तराशने के लिए लकीरों के ऊपर। लेकिन अकबर ने क्या किया, छेनी रखने के बाद जोर से हथौड़े का वार किया और जिससे कि ज़्यादा कटाव हो गया। अरे अरे नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। और जब केशव ने उन्हें कहा कि नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जोर से मार दिया था, और गलती पकड़ने के बाद उन्होंने महाराज को कहा कि हथौड़े को आहिस्ता से मारना है और उन्हें करके दिखाया और कहा, आंखें हल्की बंद करके रखें, नहीं तो पत्थर के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आंखों में चले जाएंगे। और अकबर ने उनकी इस बात पर मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्तित्व हिंदुस्तान का बादशाह है। यानी केशव जब काम सिखा रहा था तो वह बिल्कुल भूल गया कि यह हिंदुस्तान के बादशाह हैं। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बड़ा मजा आ रहा था, और जो वयस्क थे यानी अनाड़े जो इस काम से अनजान थे, उन्हें अपने काम के द्वारा धाक जमाने में उसे बहुत मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरें को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उनकी त्योड़ियां चढ़ जाती, और जब वह देखता कि बादशाह नक्काशी करने में चूक हो रही है बादशाह से, तो इनकी ये जो केशव है उसकी नाक भौं चढ़ जाती थी, त्योड़ियां चढ़ जाती थी। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर में हिलाकर अपनी असहमति जता देता। और जब काम करते करते अकबर पूछते थे केशव से कि क्या काम सही नहीं किया है उन्होंने, तो केशव ना में सिर हिला देता था कि नहीं, आपने सही नहीं किया है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत राज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। और अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए इन लोगों को ये भी नहीं एहसास हुआ कि जितने भी बगल लगने संगत रास हैं उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उन्हें कुछ जोड़ रहा है, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और अकबर ने गौर किया कि केशव जो नमूने बना रहा है पत्थर पर या तराश रहा है, उसमें अपना कुछ डिज़ाइन जोड़ रहा है, जिससे जो डिज़ाइन है बहुत खूबसूरत लग रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। क्या कारखाना? कैसा कारखाना? और जब अकबर ने कहा कि केशव, तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे, देखना, हो सकता है कि एक दिन जो कारखाना इनका होगा उसमें तुम काम करो। तब केशव ने उनसे पूछा कि कैसा कारखाना? बस एक बार यह महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लग गए, तब मैं कारखाने बनाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों से बुनकर, संगतरास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। उसके बाद अकबर ने केशव को बताया कि
वह जो है एक कारखाना बनाएंगे और इस कारखाने में यानी आगरा में बनने वाले कारखाने में जो इस राज्य के सबसे बढ़िया फनकार, शिल्पकार हैं, बुनकर हैं, चित्रकार हैं, कलाकार हैं, सारे लोग यहाँ पर काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। और केशव ने उन्हें इच्छा जताई कि वह ज़रूर वहाँ काम करना चाहेगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। उसके बाद केशव जाने के लिए उठे और बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथाया कर कहा, अच्छा बेटा, अब काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। और फिर तो पूरे दिन संगत रासुम के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात का किस्सा सबको सुनाता। यानी कि केशव की बहुत ही पूछ हो गई थी। सब केशव से पूछ रहे थे कि क्या क्या हुआ, और बड़े उत्साह से यह मुलाकात का किस्सा केशव सबको सुनाता था। रात हो चली, केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा, एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला। यानी जो पिता की बाहें थी उस पर अपना सिर रखकर, और केशव ने धीरे से बोला कि हमारे महाराज यानी हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं, यानी अच्छे इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं। तो उसके पिता ने कहा, बिल्कुल सही। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? केशव को इस बात का अचरज था कि आगरा में जब एक से बढ़कर एक महल है तो सीकरी में क्यों बनवा रहे हैं शहर। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा शहर बहुत सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। और उन्होंने बेटे को कारण बताया। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वो हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम के चिश्ती के पास सीकरी आए। यानी कि उन्हें संतान नहीं थी अकबर को, और वो बहुत परेशान रहते थे। और इस तरह वो बहुत सारे साधु संतों और फकीरों के पास गए, और एक दिन भटकते भटकते जो सीकरी में ख्वाजा सलीम की चिश्ती थी दरगाह, उस पर आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया तो उनकी एक नहीं 3 संतानें होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, ये अकबर के 3 संतान थीं। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। उसी के बाद यानी जब उनके 3 बच्चे हुए, उसके बाद ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में ही उन्होंने सीकरी में नगर बसाने का फैसला लिया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। और इसीलिए जो केशव ने कहा कि बादशाह ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ पर एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। और तब उसके पिता ने कहा कि हाँ, इसी कारण हम एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराशने में जुटे हैं। केशव उन्नीदी आवाज़ में बोला। इसके बाद केशव यानी कि नींद आ रही थी, नींद वाली आवाज़ जो होती है आलसपन वाली, उस आवाज़ में उनकी बात का जवाब दिया। और जब पिता ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो चुका है, अब इस तरह इस कहानी का अंत हुआ। हम लोग इस पाठ से संबंधित को देखते हैं। नन्हा छोटा फनकार जो किसी फन में माहिर हो। नक्काशी, लकड़ी या पत्थर को छीलकर या गढ़कर उस पर आकृतियां बनाना। संगतगार जो पत्थरों को तराशता है। आहट, आवाज़। तलखी, कटुता, तपाक से। जुर्रत, साहस या हिम्मत। बदहवासी, बेहोशी, व्याकुलता। दखलंदाजी यानी बीच में आना या बीच में दखल देना। खींचकर, खिन्न होकर। कौतूहल, जिज्ञासा। नेक, सच्चा या अच्छा। लाडला, दुलारा। उकेरना, उतारना या उभारना। बारीक, महीन, पतला। नाफीस, सुंदर, निर्मल। पुश्तैनी, खानदानी या पैतृक। अंगरखा यानी कि लंबा कुर्ता। तो ये था कठिन शब्दों के अर्थ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल का आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।